किन बच्चों के लिए एसीसीए बेस्ट रहेगा। फाइनेंस की फील्ड में कुछ करना है आगे जाकर के, तब तो मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल एसीसीए आपके लिए है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर 12th के बाद में ना मैं एक अच्छी बैचलर्स करना चाहता हूं, मेरे पास में अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन है, मेरे मार्क्स अच्छे, स्ट्रक्चर्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन देखते हो, ठीक है, ओवर एनी नॉर्मल ट्रेडिशनल डिग्री। पासिंग मार्क्स सारे पेपर्स में 50% का होता है, बेस है सब में 50% का पासिंग मार्क्स होते हैं आपको। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। तो काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अभी एसीसीए ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक डेफिनेटिव गाइड अगर मिल जाए, एक की पॉइंटर वीडियो मिल जाए कि आफ्टर 12th अगर हम एसीसीए स्टार्ट कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से एनरोलमेंट होता है, क्या क्या रूट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पेपर्स हमें देने पड़ेंगे, इन सब को लेकर बातचीत करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो आपकी रिक्वेस्ट है तो एक वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें पूरी बातचीत कर लेते हैं कि आफ्टर 12th अगर कोई बच्चा एसीसीए करना चाह रहा है तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो एक वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बातचीत भी दिमाग में आती है, काफी बच्चे ये भी कंफ्यूज में होते हैं कि सर एसीसीए क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, तो एज एसीसीए एज अ प्रोफेशनल कोर्स ही क्यों हम चूज करें आफ्टर 12th, हमारे पास में बाकी ऑप्शंस भी है। तो देखो किन बच्चों के लिए एसीसीए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो देर इज नो, आपको ये समझना पड़ेगा देर इज नो राइट और रॉन्ग वे। ठीक है, हर चीज के कुछ फायदे और कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान होते हैं, तो आपको ये समझना है कि भाई क्या एसीसीए एज अ क्वालिफिकेशन मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है, और उसके हिसाब से मैं कुछ पॉइंटर्स लेकर के आऊंगा किन बच्चों के लिए एसीसीए एक स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन हो सकती है या बेस्ट सूटेड क्वालिफिकेशन हो सकती है। देखो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है इन फ्यूचर फाइनेंस की फील्ड में जाने के लिए, आपको है कि सर मुझे फाइनेंस की फील्ड में कुछ करना है आगे जाकर के, तब तो मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल एसीसीए आपके लिए है। ठीक है, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है तो एसीसीए आपके लिए। प्लस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 12th में अभी हैं या 12th आप क्लियर कर चुके हैं या क्लियर करने वाले हैं और फिर आप एसीसीए चूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप मतलब 2026 में एसीसीए के बारे में सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन 2027 तक जाके या 2028 के स्टार्टिंग में जाके कवर होगी। तब तक एसीसीए ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज भी लाने वाला है, जहां पर वो अपनी क्वालिफिकेशन अंदर डेटा एनालिटिक्स को इंक्लूड करने वाला है। तो वो लोग जो बिजनेस एनालिसिस में भी जाना चाहते हैं, ठीक है, एनालिटिक्स की तरफ भी देख रहे हैं अपना करियर के, सर मुझे तो एनालिटिक्स की तरफ जाना है, तो आपके लिए ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हम यहां पर क्वालिफिकेशन में ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं, पेपर चेंज हो रहा है, एक डेटा साइंस का पेपर आ रहा है पूरा जो सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के ऊपर फोकस करेगा। तो जिनको इस फील्ड में जाना है, जो कि आज की तारीख में हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक प्रॉपर पेपर दिखेगा, दो पेपर दिखेंगे वैसे, एक फाउंडेशन लेवल पे दिखेगा, एक आपको नॉलेज लेवल पे दिखेगा फर्स्ट लेवल पे, एक आपको दिखेगा प्रोफेशनल लेवल पे। बट अगर आप ये 2026 में स्टार्ट कर दोगे अपनी एसीसीए, तो चलो वो नॉलेज लेवल वाला फर्स्ट पेपर तो आप नहीं दोगे, बट फाइनल प्रोफेशनल लेवल पे जरूर आपको डेटा साइंस का पेपर देने का मौका मिलेगा। तो डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये फील्ड अच्छी है, ये डिग्री अच्छी है। फिर अगर आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए काम करना चाहते हो, ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म्स के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है, जो आउटसोर्सिंग बिजनेस है इंडिया के अंदर, बूमिंग बिजनेस है सबसे ज्यादा, उनके लिए काम करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम आपको यहाँ पर एसीसीए में पढ़ाते ही यूके का टैक्स है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे आप आईएफआरएस वाले पढ़ते हो, एसबीआर एसबीएल जैसे पेपर पढ़ते हो जो आपको इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्टिंग साथ साथ में इंटरनेशनल बिजनेस लीडरशिप के बारे में सिखाते हैं। डेटा साइंस का अब नया सब्जेक्ट आने वाला है, तो सारी चीजें ऑलरेडी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ भी जो आप पढ़ते हो वो ग्लोबल वर्जन पढ़ते हो, तो हर चीज ऑलरेडी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप किसी भी ऐसी फर्म में काम कर रहे थे तो उनके लिए आप ऑलरेडी रेडी टेलर मेड हो, क्योंकि उनको जो नॉलेज चाहिए वो आपके पास में ऑलरेडी होगी। ठीक है, प्लस आप एक फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मैं मेरे पेस पर पेपर दे सकूं, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री ले सकूं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर 12th के बाद में ना मैं एक अच्छी बैचलर्स करना चाहता हूं, मेरे पास में अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन है, मेरे मार्क्स अच्छे, क्या उसके बाद में आ सकता हूं, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे कि वहां पे एग्जाम्शंस वगैरह भी हैं आपके पास में, तो वो भी एक रूट है। कुछ बच्चे मास्टर्स के बाद आना चाहते हैं, उनके लिए भी रूट है ऑलरेडी हमारे पास में, उनको भी मेजर एग्जाम्शंस वगैरह मिलती है। प्लस आपको साल में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, स्टार्टिंग के जो 4 पेपर हैं वो तो ऑलरेडी डिमांड बेस्ड पेपर हैं, आप अपने हिसाब से चूज करते हो एग्जाम डेट। बाकी के जो बचे हुए पेपर है उनकी भी डेट एग्जाम में 4 बार आती है आपको, आप एक बार में एक पेपर दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप एक एक करके भी अगर दे रहे हो
तो आपको अगर 13 पेपर देने हैं, एक एक करके दिया अगर आपने हर 4 महीने में, तो आप 3 साल के अंदर अंदर ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके देखते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 पेपर तो डिमांड बेस्ड है, उसके लिए तो आपको 3-3 महीने भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए, 2-3 महीने में एक पेपर प्रिपेयर कीजिए, फिर महीने महीने के गैप में बाकी के पेपर दे सकते हैं। तो आराम से 2.5-3 साल में बच्चे तो ऑलरेडी, आप अगर नेट पे देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा बच्चों ने 18 मंथ्स में, 16 मंथ्स में, 24 के अंदर, 20 के अंदर बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट करी है डिग्री। तो ऑलरेडी ड्यूरेशन में वो है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के ऊपर सोच रहे हो, ठीक है, आपका गोल है भले ही इंडिया में रह के काम करना, बाहर जाना नहीं, इंडिया में ही आउटसोर्सिंग का इतना काम आता है। बट अगर कोई बच्चा जेन्युइनली बाहर भी जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये डिग्री है। दुबई वगैरह इस साइड का जो वैट सिस्टम है वो तो बनाया ही ACCA के थ्रू है, तो वहां पर तो ACCS की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उनका जो वैट है वही आप पढ़ते हो ACCA के यूके टैक्स और ETX वाले सब्जेक्ट्स में, क्योंकि जो यूके का वैट है उसी के तरीके से दुबई का जो UAE का वैट है वो डेवलप करा गया है। तो क्योंकि ACCA बॉडी वहाँ पे एडवाइजरी कमेटी की तरह, उस एडवाइजरी वैट कमेटी के अंदर ACCA के मेंबर्स बैठे हुए थे, जो कमेटी है इंटरनेशनल कमेटी, उसके मेंबर्स बैठे हुए थे। तो काफ़ी सारा जो वैट है वो तो लगता है कैरी अवॉर्ड ही है, तो बच्चों के लिए वो एक एज रह जाता है। ठीक है, आप इंटरनेशनल करियर के देख सकते हो, प्लस आप एक स्ट्रक्चर्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन देखते हो, ठीक है, ओवर एनी नॉर्मल ट्रेडिशनल डिग्रीज। ठीक है, आप देख रहे हो ऐसी चीज जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। आप IFRS पढ़ोगे, जैसे हमने बताया एनालिटिक्स के ऊपर डेटा साइंस का पेपर आ रहा है, और भी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, ACCA अपने आप को फ्यूचर रेडी करने के लिए ऑलरेडी चेंजेस करना स्टार्ट कर चुका है। जो पेपर पैटर्न है जिस तरीके से आता है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, उसमें वो एनालिसिस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल पे पेपर होता है आपका, तो ऑलरेडी आपके एनालिटिकल स्किल्स वहाँ पर इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें भी एक्सेल में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक की तरफ जा रही है, और ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ करने के लिए वो मेजर चेंजेस वैसे भी अनाउंस कर चुके हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन मिली, जो 180 कंट्रीज से ज़्यादा में रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, प्लस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करती है। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं धीरे धीरे, और के उसके ऊपर बातचीत आनी स्टार्ट हो जाएगी। लगभग हर अफेक्टेड पेपर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे नॉलेज लेवल के पेपर देख लो, स्किल के देख लो, आप चाहे प्रोफेशनल के देख लो, प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बातचीत होगी। तो जो भी फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं जो हम देख रहे हैं रियल लाइफ में, वो ऑन कह रहे टाइमली बेसिस पे आपके कोर्स सिलेबस में इंटीग्रेट होते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि करेंगे, कर दिए हैं ऑलरेडी। जब मार्केट में बात चल रही डेटा एनालिटिक्स की तो उसको इंक्लूड कर दिया। मार्केट में बात चल रही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की, सस्टेनेबिलिटी ऑडिटिंग की, सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स को डेवलप करने की, तो आपको FM में, MA में, PM में सस्टेनेबिलिटी पे बात चालू होगी, अकाउंटिंग में सस्टेनेबिलिटी पे बात चालू होगी, ठीक है, BT में बात चालू होगी, SBL में बात चालू होगी। तो ऑलरेडी हर चीज को इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस है तो आपके लिए ACCA है। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं इन सारी चीजों को, तो भाई एक तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है, मुझे फ्लेक्सिबल स्टडी करने का मौका मिलता है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाई कर सकता हूं, ग्रेजुएशन के साथ में बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मास्टर्स के साथ में भी होता है। ठीक है, आपके पास में सैलरी पोटेंशियल बहुत रहेगा, क्योंकि आप ग्लोबल आउटसोर्सिंग फर्म्स में काम करोगे, आप इंटरनेशनल डिग्री, आप इंटरनेशनल जॉब्स वगैरह पे ले एप्लीकेबल रहोगे। ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ कहाँ कहाँ पे कौन सी कंट्रीज में ACCS को कितनी करंट मतलब 2025 के टर्म्स में क्या सैलरी मिलती है, आप वो भी जाके हमारे यूट्यूब पेज पे देख सकते हैं। फॉरेन सारे नेशनल्स की मैंने उसमें एक एवरेज सैलरी आपको बताने की कोशिश करी। तो हाई सैलरी पोटेंशियल है आपके पास में। स्किल डेवलपमेंट बहुत तगड़ा है, क्योंकि जो करिकुलम है वो इतना ज्यादा अपडेटेड है, हर चीज पे ऑलरेडी बातचीत हो रही है। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि यार ये होता होगा इंडस्ट्री में, जो हो रहा है उसके बारे में बात चालू हो चुकी है। तो बहुत ही ज्यादा बेटर मेरे को लगता है कि करिकुलम जो डिजाइन करा गया है वो काफी सारा अपडेटेड है, अप टू डेट है। ठीक है, और करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारे, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास में फाइनल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आपके पास में चॉइस होती है कि किसी बच्चे को टैक्स नहीं पसंद तो वो ऑडिट पढ़ सकता है, किसी को ऑडिट नहीं पसंद तो वो टैक्स पढ़ सकता है, किसी को टैक्स और ऑडिट दोनों नहीं पसंद है वो FM और PM पढ़ सकता है। आप अपने हिसाब से 4 में से पेपर चूज करते हो। 2027 में तो पेपर की कह लो कि जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो भी कम होकर 13 की जगह 11 पे आ जाएंगे। वहां पे तो 2 मैंडेटरी पेपर और 1 ऑप्शनल पेपर हो जाएगा, जिसमें आप डेटा साइंस जैसा पेपर भी ले सकते हैं इफ यू वांट। तो आपके पास है बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी, आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से चीजों को डिजाइन करते हैं। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं सर, आफ्टर 12th अगर मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ेगी। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप आफ्टर 12th की बात करें तो 10+2 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए।
अब एसीसीए में एंट्री के दो रूट होते हैं, अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। एक डायरेक्ट एंट्री रूट है, एक एफआईए रूट है हमारे पास में। तो अगर कोई भी बच्चा 12th के बाद अगर एसीसीए स्टार्ट करना चाहता है तो वो दो में से कोई एक तरीका चूज करेगा, या तो वो आएगा डायरेक्ट एंट्री रूट से, या वो आएगा एफआईए के थ्रू, फाउंडेशन इन अकाउंटिंग के थ्रू। अब ये क्या है दो, इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो हम ये कहते हैं एसीसीए में डायरेक्ट एंट्री के लिए आपके पास में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, या तो अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जिनके मैथ्स थी वो उनमें मैथ्स में देख सकते हैं, जिनके नहीं थी वो अकाउंटिंग में देख सकते हैं। इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट जिसमें आपके पास में 65 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और इसके बाद में भी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपके पास में 50% से ज्यादा मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स थे उनमें से अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट में 65 प्लस हो, इंग्लिश में 65 प्लस होने चाहिए। तो इन दो सब्जेक्ट में से, इन तीनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट जो आपके हैं, अकाउंटिंग मैथमेटिक्स में से एक और इंग्लिश, उनमें 65% से ज्यादा मार्क्स और बाकी सब्जेक्ट में भी 50% से ज्यादा के मार्क्स हो, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है, किसी वजह से किसी एक सब्जेक्ट में ऊपर नीचे मार्क्स है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो फाउंडेशन इन अकाउंटिंग के थ्रू, एफआईए रूट के थ्रू एसीसीए स्टार्ट कर सकता है। और बाद में एफआईए के पेपर्स जो हैं उसका भी बताऊं कैसे होता है, तो वो क्लियर करने के बाद में आप ऑटोमेटिकली एसीसीए में कन्वर्ट करा देते हो अपने आप को। प्लस एफआईए रूट के थ्रू करने पर फायदा होता है कि आपको एक एफआईए की भी सेपरेट एक क्वालिफिकेशन मिल जाती है। एफआईए अपने आप में एक सेपरेट क्वालिफिकेशन की तरह भी काम करता है, तो आपको एक प्रॉपर डिप्लोमा भी मिलता है यहां पर। ठीक है, अब एक बार डायरेक्ट एंट्री रूट के कुछ पेपर से बातचीत कर लेते हैं, फिर एफआईए के पेपर्स पे भी बातचीत करेंगे। जो मेन डिफरेंस है वो स्टार्टिंग के लेवल पे ही आएगा। एफआईए रूट में एक फाउंडेशन लेवल ऐड हो जाता है, उसके कुछ पेपर होते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल वो एफआईए में भी है, वो नॉर्मल में भी है। एफआईए के अंदर बस एक फाउंडेशन का लेवल थोड़ा सा आता है, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। पहले नॉर्मल रूट से करते हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू बातचीत कर लेते हैं। तो अगर आपके ये जो क्राइटेरियाज थे, अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स में से किसी एक में 65 के ऊपर है, इंग्लिश में 65 के ऊपर है, बाकी सारे सब्जेक्ट में 50 के ऊपर मार्क्स हैं, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो। उस केस में आपको 13 पेपर्स देने, एट प्रेजेंट 2027 के बाद में 11 हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर अभी अपन माने कि कोई बच्चा 2025 या 2026 में अपने एग्जाम के बाद में स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में अभी के लिए 13 पेपर्स है, बट जब तक आप कंप्लीट करोगे तब तक पेपर का नंबर कम होकर 11 पे आ जाएगा 2027 के अंदर। ठीक है, हाँ जी। तो सब्जेक्ट नेम आपको दे रखा है, बीटी, एमए और एफए, तीन सब्जेक्ट है आपके पास में, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का पेपर है टेक्निकली ये आपका जो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन समझ लो इसको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपके कॉस्टिंग का बेस बनाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस बनाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, तीनों पेपर 2 आवर्स के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में सेक्शन ए और बी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, आपके 3 पेपर हैं फर्स्ट लेवल पे, ये सारे ऑन डिमांड है, आप अपने हिसाब से चूज करते हो। ठीक है, कि आपको किस डेट को कौन सा पेपर देना है, सारे के सारे ऑन डिमांड पेपर्स हैं, इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, आप अपने हिसाब से पेपर की डेट बुक कराते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से जिस दिन आप रेडी हो उस दिन के हिसाब से आप पेपर बुक करा सकते हो। दोनों ये सारे पेपर एमसीक्यू, प्योर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। इन सब में 100% एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए एक्सेल पे या वर्ड पे राइटिंग वाला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन नहीं आता। सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं दोनों पेपर। अब एफए और एमए का पैटर्न तो सेम है, जो हमारे बीटी है उसका पेपर थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। इसमें सेक्शन ए में 46 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, बट उसमें भी कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। उसके हिसाब से 76 मार्क्स का ये आपका बनता है बीटी। बाद में आपके पास में एक 6 क्वेश्चन का सेक्शन बी होता है, केस स्टडी होती है। ये जो सेक्शन बी है ये केस स्टडी बेस्ड होता है। इसमें एक केस स्टडी होती है, एक सिनेरियो होता है, उसके थ्रू आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। तो एक केस स्टडी, एक सिनेरियो दे रखा होगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। बाकी एफए बीटी और अपने बीटी को छोड़ के एफए और एमए में पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 70 मार्क्स का यहाँ पर भी। और यहाँ पे 2 आपके पास में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उसमें आपके फिर 30 मार्क्स बन जाते हैं। तो बेसिक पेपर पैटर्न है हमारे पास में। ठीक है, आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर दोगे यहाँ पे पूरा का पूरा। सिलेबस जो है वो काफी शॉर्ट है,
कंपेयर किया जाए, अगर आप या बाकी जगह से कंपेयर करोगे तो आपको सिलेबस भी कंपैरेटिवली छोटा दिखेगा। ठीक है, अकाउंटिंग तो जो आप पढ़ के आते हो तो उसी पे बस आईएफआरएस को हम ऐड करवा देते हैं यहाँ पे। तो 12th का अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ रखी है, अकाउंटिंग पसंद है, तो उसको ये पेपर ईजी लगता है। बिजनेस टेक्नोलॉजी पढ़ रखी तो ये पेपर भी ईजी होता है। एमए एक बिल्कुल ही नया पेपर होता है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, एनालिटिकल पेपर होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपको आगे जाके जो हमारे फ्यूचर में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के पेपर आने वाले उनका भी बेस बनाता है, क्योंकि ये इसी में ऐड हो रहे हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही एक ऐसा पेपर है जो आपको बेसिकली बताता है कि कैसे आप मैनेजर्स की हेल्प करते हो कंपनी में। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है मैनेजर्स को वो डेटा प्रोवाइड करना जिसके थ्रू वो बेटर डिसीजन ले सके। तो बहुत ही अच्छा पेपर है ये वाला। ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स सारे पेपर्स में 50% का होता है, बेस है सब में 50% का पासिंग मार्क्स होते हैं आपको। ठीक है, कोई ग्रुप पूरा ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है यहाँ पे, ग्रुप वाइज कुछ मार्किंग होगी, इंडिविजुअल पेपर वाइज मार्किंग होती है। 50-50 लाओ, पेपर पास करो, बात खत्म। ठीक है, फिर एक होता है लॉ का पेपर, ये भी ऑन डिमांड होता है। ठीक है, ये भी आपका एक ऑन डिमांड पेपर है। ठीक है साहब, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर आगा, ये भी ऑन डिमांड है। इसमें भी आपको 2 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसका पेपर पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अपना जो पेपर पैटर्न है वैसे ही चलता है, इसमें कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है अपने पास में। ठीक है, फिर हमारे पास में आते हैं हमारे स्किल लेवल के बाकी पेपर। यहां से अब आपको सेंटर पे जाकर के प्रॉपर आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर वो पेपर्स आएंगे जिनके लिए हम ये कहते हैं कि भाई अब इनकी डेट्स आती हैं, साल में 4 बार पेपर होंगे। तो फिर आपके पास में पीएम का पेपर है, टैक्सेशन है, एफआर है आपके पास में। ठीक है, ऑडिट है आपके पास में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपके पास में। ये जो 5 पेपर है, ये वो पेपर है जो ऑन डिमांड नहीं होंगे, इनकी फिक्स डेट आती है। ठीक है, पर ईयर आपको, आप ये कह सकते हो आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, आपका मार्च अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है साहब, इसमें पीएम का, टैक्सेशन का, एफआर का, ऑडिट का और एफएम का, ये 5 पेपर हैं। स्किल लेवल पे कुल मिला के 6 पेपर हो गए। ठीक है, हमारा स्किल लेवल जो है वो 6 पेपर का हो जाता है। ठीक है, 6 में से हम ये कहते हैं कि एक पेपर ऑन डिमांड है, बाकी सब जो है वो सेंटर बेस्ड पेपर है। सेंटर बेस्ड सारे जितने भी पेपर होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे 3 आवर 15 मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, इनमें आपको 3-3 आवर मिलेंगे। अब इसमें जो आपके सेक्शन है वो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन सी भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहां पर बेसिकली आपको सेक्शन ए और बी तो मिलने ही वाला है, एक सेक्शन सी और मिल जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो आप क्वेश्चंस कहते हो वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ए और बी तो यहां पर भी एमसीक्यू बेस होते हैं। यहां पर सेक्शन बी भी सिनेरियो पे चलता है, सेक्शन सी जो है वो भी सिनेरियो पे चलता है। दोनों सिनेरियो बेस होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पीएम वगैरह, एफआई, इन सब के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 2 केस स्टडी। टेक्स्ट के अंदर आपको 3 केस स्टडी देखने को मिल जाती है। बाकी सब में आपको 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, जो वेटेज है वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा अब आपका यहाँ पे। ठीक है, 40 मार्क्स का सेक्शन सी होता है हर जगह पर। ठीक है, बट अगर 2 क्वेश्चन आएंगे जैसे पीएम में, एफआर में, बाकी में, तो फिर वो 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर 10-15 के क्वेश्चन होते हैं आपके पास में। यहाँ पे 20-20 के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साहब, यहाँ पे 3-3 आवर का आपको पेपर देखने को मिलेगा सबके अंदर। ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी का पेपर पैटर्न सब में सेम होता है। 15 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 30-30 मार्क्स का यहाँ हो जाएगा। सेक्शन बी जो है वो आपका सेम चलेगा। हाँ, ऑडिट के अंदर जरूर यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पैटर्न हमारा चेंज देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ऑडिट के अंदर हमारे पास में 2 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें सेक्शन बी 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें सेक्शन ए ही एमसीक्यू को होता है, सेक्शन सी नहीं आता है इसके अंदर। एफएम में वापस आपको सेक्शन ए, बी और सी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो वही वापस 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, इधर 15 क्वेश्चन 3 केस स्टडी, 15 मार्क्स 10-10 मार्क्स की, तो 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। यहाँ पे वापस 2 क्वेश्चन 20-20 के। ठीक है ना, ये सारे वो पेपर है जिनके लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। मई, जून, सितंबर, दिसंबर, 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। आप अपने हिसाब से, अच्छा ऑर्डर भी फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इसी ऑर्डर में देना है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। अब कोई बच्चा होगा
जिसको एमए पसंद आई मान लो तो वो पीएम पहले देने का सोच सकता है, एफएम पहले देने का सोच सकता है। किसी को अकाउंट्स पसंद आई तो वो एफआर पहले देने का सोच सकता है। किसी को लगा कि सर मैं ऑन डिमांड वाले पहले कर लेता हूं तो वो लॉ पहले देने का सोच सकता है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो ऑर्डर आपको क्या रखना है, ठीक है साहब। तो उसमें आपको कभी कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। इसके अलावा फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर 4 पेपर्स आपको भी देने होते हैं। करंटली 2027 से ये 3 हो जाएंगे, बट अभी क्योंकि करंट जो अपनी सिलेबस है वो 4 पेपर कहता है तो मैं 4 ही बता रहा हूँ। 2027 वाले चेंजेस की वीडियो है वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उस पर भी शॉर्ट्स वगैरह हैं, आप उनको देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आपको उस पर भी क्लैरिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेपर तो मैंडेटरी हैं साहब आपके, ठीक है, जो आपको देने ही देने हैं, एसबीएल एसबीआर। इसके अलावा फिर इन 4 में से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो, उसके हिसाब से 4 पेपर आपके बन जाएंगे। आप ट्रिपल ए का पेपर चूज कर सकते हो। किसी को है कि नहीं सर मुझे एफएम पसंद आई थी तो उसका एडवांस वर्जन चूज कर सकता है। किसी को पीएम पसंद आया था तो उसका एडवांस वर्जन चूज कर सकता है। किसी को टेक्स्ट पसंद आया था वो टेक्स्ट का एडवांस वर्जन चूज कर सकता है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी को लगता है सर मुझे तो ऑडिटिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है तो वो ट्रिपल ए चूज कर लेगा, एक फिर बाकी अपनी चॉइस से कर सकता है। किसी को कहेगा सर नहीं मुझे तो टैक्सेशन कंसल्टेंसी अच्छी लगी थी, मेरी आर्टिकलशिप या मैंने जो मेरा इंटर्नशिप वगैरह का पीरियड निकाला है वो भी मैंने एटीएक्स मैंने टैक्स के अंदर निकाला तो वो टैक्स चूज कर सकता है। किसी को कहेगा सर नहीं मैं तो बिजनेस एडवाइजरी की तरफ जा रहा हूँ तो वो एफएम और पीएम चूज कर सकता है। आप अपने हिसाब, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में वो एफएम चूज कर लेगा और टैक्स चूज कर लेगा, जैसे आपको चूज लगे। तो वही आप जहां पर जिस फील्ड में काम कर रहे हो, क्योंकि इस लेवल तक आते आते बच्चा ऑलरेडी वर्किंग हो जाता है। यहाँ पे भी बाकी कोर्सेज की तरह आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस आप कब लोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो इनिशियल पेपर्स के बाद ले सकते हो, आप टुकड़ों टुकड़ों में ले सकते हो कि थोड़ा मैंने पढ़ाई करी, कुछ पेपर क्लियर करे, फिर मैंने कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप वगैरह करी, कहीं पे जॉब वगैरह थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने जॉब करी और फिर मैंने वापस बाकी के पेपर करे, या जॉब करते करते साथ में आपने पेपर निकाले। बच्चे क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोड कम होता है, एक बार में हर 3 महीने में एक ही पेपर आपको करना है और वो भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। कभी जॉब में लग रहा है कि सर मेरा एक क्वार्टर थोड़ा सा हेक्टिक है तो अगले क्वार्टर में पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उनमें तो आपको चॉइस है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, मेन बात ही यही है। और साल में 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम गैप भी नहीं है, ठीक है। 3-3 महीने का ही टर्न अराउंड टाइम होता है तो काफ़ी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट्स आ जाते हैं, तो आपको काफ़ी सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो बच्चे हैं जो जॉब के साथ काम करें, जिन्होंने मान लो पहले 5-7-8 पेपर क्लियर कर लिए, फिर उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है, अब वो जॉब के साथ साथ में बाकी के पेपर करते जा रहे हैं और जॉब के साथ साथ उनको जैसे जैसे लग रहा है कि सर ये फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से फिर वो अपने ऑप्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाते हैं। कितनी बार तो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो, कंपनी कह रही है कि अगर आप ये वाले पेपर क्लियर कर लेते हो और ईसीसी बनते हो तो हम आपको और ज़्यादा बेटर पोस्ट दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। मेरे पास मुझे ध्यान है एक बच्चे का एक बार कॉल आया था कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ विद अ बिग 4 एंड मेरी कंपनी ने मुझे कहा कि तो मैं ट्रिपल ए का क्लियर करता हूँ पेपर तो वो मुझे प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं, तो क्या मुझे ट्रिपल ए देना चाहिए? मैं कहा बिल्कुल देना चाहिए, कंपनी अगर प्रमोशन देगी तो आप दो ट्रिपल ए, तो उसने ट्रिपल ए दिया फिर। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्त आपके पास में, मेन मुद्दा इस डिग्री का फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है साहब। तो ये कुछ पेपर पैट अपने पेपर्स हुए नॉर्मल डायरेक्ट रूट के थ्रू। इन सब में मैंने आपको बताया 50% का पासिंग मार्क्स है, आपको हर पेपर में करना है, कोई ग्रुप वाइज सिस्टम नहीं होता, ठीक है। एग्जाम पेपर पैटर्न जो सबका है वो कंप्यूटर बेस्ड है, बस उसमें कुछ एमसीक्यू कुछ डिस्क्रिप्टिव वो अलग चलता है, ठीक है। जो सेशंस हैं वो 4 मैंने बता दिया, मार्च जून सितंबर दिसंबर 4 साइकिल होती है। तो बाकी सारे पेपर्स के ऑन डिमांड वाले 4 को छोड़ के बाकी सबको आपको इन्हीं साइकिल में कंप्लीट करना है। पेपर पैटर्न सिंपल सा है, वही एमसीक्यू आएंगे, सेक्शन बी में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे और क्वेश्चन सी जो सी है उसके अंदर आपके पास में सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज होती है, ठीक है सर। तो बेसिक पेपर पैटर्न है, ठीक है। तो कंडीशनल एग्जाम्पशंस के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास में जो कहते हैं कि सर मैंने ऑलरेडी 12th पास कर ली है, मैं एट प्रेजेंट मैंने बैचलर्स में एडमिशन ले लिया है, अब मैं देख रहा हूँ 2025 मार्च अटेम्प्ट में मैंने 12th दे दी थी और मुझे एसीसी के बारे में अब पता पड़ा है, मुझे एसीसी स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा या देयर इज सम वे जिसके थ्रू मैं कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बैचलर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा है या फर्स्ट ईयर हो चुका है। तो 10 यस बच्चों, अगर आपका बैचलर्स का फर्स्ट ईयर बैचलर्स हो चुकी है पूरी, फर्स्ट वाले तो उसके लिए बात करते हैं, जिनकी बैचलर्स पूरी हो चुकी है, जो ग्रेजुएट्स हैं वहां पर तो साहब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट्स हो तो आप 5 पेपर की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो, बीटी, एफए, एमए, लॉ, टैक्स, ये 5 पेपर आपके एग्जाम हो जाएंगे। बच्चों ये पेपर आपको देने हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब वो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, उनको भी एसीसी कंडीशनल एग्जाम्पशन देता है। अब ये ध्यान रखना, कंडीशनल एग्जाम्पशन से, कंडीशनल एग्जाम्पशन का मतलब हर बच्चे को नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज जो है वो एसीसीए ने अप्रूव करा हुआ है या नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी जिससे आप अपना डिग्री कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो अप्रूव्ड लिस्ट का पार्ट है या नहीं, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज का पार्ट है या नहीं। अब सर वो हमें कैसे पता पड़ेगा कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव्ड लिस्ट का पार्ट है
या नहीं है, उसके लिए ACCA की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, उस पर एक लिस्ट मिलेगी, आप टाइप करना लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ACCA फॉर कंडीशनल एग्जाम्शंस, ऐसे टाइप करना, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे एक PDF या एक लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम मिल जाएगा, आप उसमें अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं, अगर है तो आप यहाँ पे कंडीशनल एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पर भी भले ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आपको 5 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाएगी, आप उसके बाद में ही स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो 5 पेपर मिल रही है, बट जिनकी नहीं हुई है उनको भी कंडीशनल एग्जाम्शन मिल सकती है। ठीक है साहब, तो ये आपको अवार्ड करेगा टेम्पररी अपॉन ज्वाइनिंग एंड अक्रेडिट। वही आपको देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है वो ACCA द्वारा अप्रूव्ड है यानी एक्रेडिट है या नहीं। ठीक है, एंड विल ग्रेजुएट एट डेट इन द फ्यूचर। उस केस में आप अभी अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा करके ACCA के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट करते हो। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये सारी प्रोसेस जो है ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होती है। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद में फिर आप करोगे तो कभी कभी वो दिक्कतें पैदा होती हैं। तो जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करें, उसी टाइम पे अगर आप देंगे तो प्रोसेसिंग जो होती है थोड़ी जल्दी हो जाती है चीज़ों की। ठीक है ना, आपके लिए भी फायदा होता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, आपको ये टेम्परेरी कंडीशनल एग्जाम्शन मिली है। अब आपने जब फर्स्ट ईयर पास करोगे तो फर्स्ट ईयर पास करने, क्योंकि अभी तक फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, आपने अभी तक पास करा नहीं है, चल फर्स्ट ईयर पास होने के बाद में फिर आप अपना सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री वापस ACCA को सबमिट करते हो, बताते हो देखो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, मेरी ये मार्कशीट है। ठीक है, उसके बेसिस पे ये जो कंडीशनल एग्जाम्शन है ये परमानेंट एग्जाम्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ACCA कहता है कि देखो आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी है, हम मान के चलते हैं कि बच्चा पढ़ाई करेगा, वो अपनी फर्स्ट ईयर की डिग्री को बिना किसी बैक वगैरह के नॉर्मल तरीके से वो पास कर लेगा, उस बेसिस पे आपको कंडीशनल एग्जाम्शन मिली है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे ने मान लो फिर डिग्री कंप्लीट नहीं करी तो फिर उस केस में तो हमारी ये कंडीशन एग्जाम्शन देने का कोई फायदा हुआ नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि अभी कंडीशनल है, टेम्पररी है। आप जब अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लोगे, अपने हमें कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन दे दोगे कि ये मेरी मार्कशीट है, देखो मैंने फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट कर लिया, मैंने मेरा पेपर पास कर लिया, तब आपकी ये कंडीशनल एग्जाम्शन परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है साहब, तो वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर दे चुके हैं या फर्स्ट ईयर दे रहे हैं उनके लिए कंडीशनल एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, बस अपनी यूनिवर्सिटी को देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी एग्रेडेड लिस्ट के अंदर है या नहीं। ठीक है साहब, हाँ जी। अब नेक्स्ट आता है इसमें सर FIA के थ्रू थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो वो बच्चे जो हमारी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या, तो वो FIA रूट के थ्रू ACCA में एंट्री लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको हम कहते हैं कि आप कुछ पेपर्स एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, और उसके थ्रू आपको ACCA में एंट्री रूट मिल जाता है। आपको बेसिकली हम ये बोलते हैं कि आप क्या करो, FA की जगह जो नॉर्मल FA है उसकी जगह आप FA के पेपर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोर्स सेम है, सब कुछ सेम है, वो FA वाला कोर्स है, बस कुछ टॉपिक्स FA1 के नाम पे दे दिए, कुछ टॉपिक्स FA2 के नाम पे दे दिए। FA1 कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है, FA2 थोड़ा सा उसके ऊपर बिल्ड करता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 पेपर जो नॉर्मल बच्चा देगा नॉलेज लेवल पे, आप 2 दे रहे होगे, FA1 FA2, और MA में भी आप 2 दे रहे होगे, MA1 MA2। ठीक है, इसके बाद में अपना BT का तो एक ही पेपर है, BT का पेपर दे दो। अब आपने ये पेपर दे दिया, आपने BT का पेपर दे दिया, ठीक है, तो अब आपके ये पास होने के बाद में आपको फिर वापस से नॉर्मल एंट्री में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, आप फिर अपना स्किल लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बस ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 पेपर्स आपको यहाँ पे 7 पेपर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इनिशियली वही FA के ही 2 पार्ट है, तो आपने ये 2 पेपर प्रिपेयर करे, आपका ये पेपर प्रिपेयर हो गया। MA में भी 1 पेपर की जगह आपको 2 बार में पढ़ना पड़ रहा है, तो आपका ये पेपर प्रिपेयर हो गया। और ये काम करने से अगर आपने 7 पेपर क्लियर कर लिए तो आपको सबसे पहले तो एक डिप्लोमा मिलेगा FIA का, क्या आप FIA हो, ठीक है, आपने FIA कंप्लीट कर लिया, आपको FIA का डिप्लोमा मिलेगा, प्लस स्किल लेवल जो नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री रूट का है वो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर पाओगे, नॉलेज लेवल आपका एग्जाम हो जाता है। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर अगर मान लो मेरे परसेंटेज थोड़े से ही ऊपर नीचे हैं, सर वो 65% की रिक्वायरमेंट में वो थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, या किसी एक सब्जेक्ट में 50 से कम आ गए, बाकी सब में तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, किसी वजह से खराब हो गए। तो बच्चों देखो ये चीज़ हम भी समझते हैं, ACCA भी इस चीज़ को समझता है। तो अगर आप आप अगर हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उस टाइम पे आप हमें ये बताते हैं कि सर ऐसी कुछ सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से मेरे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े से कम ज़्यादा रह गए हैं, तो एज ELPs एज अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स वी कैन रिक्वेस्ट ACCA कि यार इस बच्चे के केस में थोड़ा सा ही परसेंटेज का ऊपर नीचे है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है एंड वी थिंक ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो वी कैन रिक्वेस्ट कि आप FIA की जगह इसको नॉर्मल रूट में, तो आपको एंट्री मिलती है FIA के थ्रू, क्योंकि वो उनका देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बट आपको ये पेपर नहीं देने पड़ते, आप नॉर्मल पेपर देते हो।
जो नॉर्मल नॉलेज लेवल के पेपर है आपको वही देने पड़ते हैं। आपको ये 2 जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं FA1 FA2 MA1 MA2 ये 4 पेपर आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मल BT FA MA देके भी काम कर लेते हो तो आपको नॉर्मल होता है, मतलब उनके लिए सिर्फ रूट लगता है FIA, बट पेपर नॉर्मल चलते हैं। आप नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के साथ में ही काम करते हो। बट ये वही है, ये ALPs की रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हो तो अगर आप किसी अप्रूव लर्निंग पार्टनर जिसके पास में ये अथॉरिटी है, आप उनसे बात करो, उनको बोलो कि भाई मेरे परसेंटेज ऐसे हैं एंड प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए रिक्वेस्ट रेस करो कि आप मुझे डायरेक्ट एंट्री रूट में भले ही ना दे सको बट FIA में भी मुझे एक्स्ट्रा पेपर्स ना देने पड़े, तो वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। बट ये कंडीशनल है, इट्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। नॉर्मली जो रूट है वो तो यही है। आप अगर अपने बेसिस पे खुद रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको तो यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा उस केस के अंदर, ठीक है। आप हमारे साथ में आते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। ऑब्वियस बात है हर केस में हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, बट इन सर्टन केसेस जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चा कर लेगा, कोप अप कर लेगा एंड वी शुड हेल्प सम स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं एंड ACC को अगर लगता है तो वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो भी जाती है, ठीक है। बट वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। नॉर्मल तो आपको FIA रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है साहब, डन है। तो आई गेस मैंने आफ्टर 12th इवन मैंने इसमें ग्रेजुएशन वालों को भी थोड़ा कवर करने की कोशिश, जो फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए भी थोड़े डाउट्स, जो FIA को लेकर के थोड़े से डाउट्स रहते हैं कुछ बच्चों के, ठीक है, उनके लिए भी डाउट्स थोड़े से मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो आफ्टर 12th अगर कोई भी बच्चा ACCA करना चाह रहा है, उसको पता करना है कि ACCA कैसे होता है, क्या एंट्री रूट्स हैं, क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई बच्चा है जो 11th में ये वीडियो देख रहा है और 12th के बाद स्टार्ट करना चाह रहा है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का वो अपने हिसाब से ध्यान रख सकता है, ठीक है। कैसे ALPs आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैंने वो भी आपको बताने की कोशिश करी, कैसे हम लोग आपकी थोड़ी सी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो आई गेस आपके जितने भी डाउट्स वगैरह थे वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में आज के लिए यहीं पे। बाकी अगर किसी बच्चे के डाउट्स हैं कि सर सिलेबस में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लेके क्या बातचीत करें, तो ऑलरेडी उनके लिए भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, शॉर्ट्स हैं, आप उनके थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।